कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो हमने पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। हमने इस फॉर्मूले के थ्रू पढ़ा था, कहा था ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट जूल पर कूलाम, या जिसको कॉमनली हम वोल्ट के नाम से जानते हैं, वो होती है। और ये था क्या कि किसी चार्ज को मूव कराने में, कहां पर मूव कराना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराने में जो वर्क डन होता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसका जो हमने पॉइंट चार्ज वाले केस में फॉर्मूला निकाला था, वो था V इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R। ये क्या था कि यहां पर इस पॉइंट O पर एक चार्ज Q प्लेस्ड है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है। इस पॉइंट पे कोई चार्ज होने की जरूरत नहीं है, सिंपली पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल निकल जाता है। उस पोटेंशियल की वैल्यू थी ये। एयर या वैक्यूम में हमने चार्जेस को रखा है, बाय डिफॉल्ट यही लेके चलेंगे हम। और इसको यदि आपको ध्यान आए तो हम इन्फिनिटी से उस किसी टेस्ट चार्ज को यहां लेके आए थे। टेस्ट चार्ज हमारा था क्यू नॉट, उसको लाने में इतना हमारा पर यूनिट चार्ज वर्क डन हो रहा था। फिर हमने दो फॉर्मूलाज और पढ़े थे, वो था पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें भी दो केसेस थे, एक था एक्सियल पॉइंट का और एक था इक्वेटोरियल पॉइंट का। तो हमने इन फॉर्मूलों को और हाँ जी बेटा बोलो। अ, मैं समझा नहीं बेटा, दोबारा बताओगे? ओके, मैं देखता हूँ बेटा इसको, जस्ट होल्ड। आप बेटा एक बार अपनी मेन स्क्रीन पे आ जाओ सबसे शुरू में, तभी आपको और क्लियर दिखाई पड़ेगा। बाकी बच्चे भी एक बार ध्यान दें। तो ये हमने तो जो था वो पिछली क्लास में पढ़ा था। आज इसी चीज को, इस कंसेप्ट को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो इस कंसेप्ट में पढ़ने के लिए हमारे पास जो सबसे पहली चीज है पोटेंशियल को निकालने के लिए, उसको कहते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इसको कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। गौर से यदि इस नाम को देखें तो यहां पर दो पार्ट हैं, एक है इक्वी और दूसरा है पोटेंशियल। इक्वी का मीनिंग हम जानते हैं, इक्वल से आता है। तो एस वो सरफेसेस जहां पर इक्वल पोटेंशियल होता है, उन सरफेसेस को कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ये बनेगा कैसे, पहले इसको समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन समझेंगे। तो लेट से हमारे पास कोई चार्ज Q है कहीं पर। इस चार्ज Q से हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं निकल के बाहर। और साथ साथ हमने अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज भी करा कि यदि r डिस्टेंस पर यहां पे जाएंगे, जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल यहां पर भी होगा r डिस्टेंस पे, एंड सो ऑन। इन सारे पॉइंट्स को यदि मैं मिला दूं तो ये जो सरफेस मेरी बनी है, इस सरफेस के हर पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस सेम है, सेंटर पे चार्ज सेम है,
तो इस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। सो देयरफॉर दिस सरफेस इज नोन एज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो हमने मार्क करा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो हमने मार्क करा इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। राइट डियर, क्लियर हुई बात को? किसी भी चार्ज से, पॉइंट चार्ज वाले केस को हमने डिस्कस किया है, मैनी केसेस कैन बी देयर। तो एक पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लोकस को कहेंगे एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेट्स मेक इट्स डेफिनेशन। द लोकस ऑफ all those points at which potential due to given charge या charges, चार्ज अभी हमने पिछले केस में सिंगल लिया, इट कैन बी more number of charges. The locus of all those points at which potential due to given charge or given charges is same is known as an equipotential सरफेस। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को हमने बना लिया, इसका हमारे पास मीनिंग क्या है, यूज क्या है, थोड़ा सा इस बिहेवियर को समझेंगे। साथ साथ एक दो और डायग्राम बता के इस चीज को मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। वो चीजें हैं क्या, थोड़ा सा गौर करेंगे कि मैं जो ये डायग्राम बनाया था इसी का एक और वर्जन यहां बनाऊं। चार्ज है मेरा क्यू, इसके अराउंड एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई जिसकी रेडियस थी r1। इसके अराउंड मैं एक दूसरी स्फेरिकल शेल ले रहा हूं, इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस है r2। तो ध्यान देना r1 भी अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, r1 रेडियस वाली, जिसको मैं सरफेस 1 और बाहर वाले को सरफेस 2 नाम दे रहा हूं। बोथ ऑफ दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, लेकिन इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट वैल्यूज का होगा। S1 का अपना एक पोटेंशियल होगा, S2 का अपना एक डिफरेंट पोटेंशियल होगा, बट S1 में हर पॉइंट पर थ्रू आउट पोटेंशियल सेम रहेगा, एंड इन द सिमिलर मैनर at every point of S2 potential will be same. So these are two different equipotential surfaces for the same given charge Q. In the similar manner we can draw large number of equipotential surfaces. एक तो ये हो गया सरफेसेस को ड्रॉ करना। नाउ ध्यान देना, अलग अलग केसेस में बहुत सी डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनती हैं। ये केस था हमारा पॉइंट चार्ज का। यदि मैं डायपोल लूं तो मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेंगी। नाउ मैं केस ले रहा हूं डायपोल का। अब डायपोल में हमें पता है दो चार्जेस होते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। यहां मैं डायपोल ले रहा हूं तो सेम वैल्यू का मार्क करूंगा। यदि डायपोल नहीं है तो चार्जेस की वैल्यू सेम हो जाएगी, नेचर सेम रहेगा, तो लाइंस के बिहेवियर पे थोड़ा सा फर्क आएगा। अब इन केसेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस जरा गौर से समझना बेटा, इस तरीके से आएंगी। ये पहले वाले चार्ज के इस तरफ थोड़ा क्लोजर होंगी, इधर की ओर बढ़ जाएंगी, ऐसी इस चार्ज के लिए भी ऐसी रहेगा।
एंड देन बाहर की ओर से हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसा एक एनवेलप आएगा। इस तरह के मल्टीपल रहेंगे पॉइंट्स, और ठीक सेंटर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल की मैं बात कर रहा हूं। यदि डायपोल नहीं होगा, वैल्यू डिफरेंट होगी इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्जेस में, तो ये जो पॉइंट मार्क कर रहा हूं ये शिफ्ट कर जाएगा। ये पॉइंट होता है सेम इक्विपोटेंशियल का, जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा 0। मैं फिर रिपीट करूं, इलेक्ट्रिक डायपोल में जो हमने डायग्राम बनाया उसका क्या मीनिंग है, क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। ये इधर माइनस क्यू चार्ज है, इधर प्लस क्यू चार्ज है। पहले कुछ सर्कुलर से बनेंगे जिनकी फिर इलिप्टिकल होते जाएंगे। दोनों चार्ज के बीच में क्लोजर होंगे, दूसरी साइड की ओर बढ़ेंगे। प्लस क्यू चार्ज के लिए भी अंदर की ओर क्लोजर सरफेसेस होंगी और दूर की ओर बढ़ती जाएंगी। बाहर की ओर ऐसे एनवेलप आ जाएगा, और ठीक सेंटर से इक्विपोटेंशियल सरफेस जो जाएगी वो इक्वेटोरियल पॉइंट वाली होगी। इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा, और बाकी जितने भी हमने ड्रॉ करे हैं सब पे इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस या डिफरेंट वैल्यू का होगा। एक तो ये बात हो गई। नाउ इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के लिए। अब जरा इसी डायग्राम पे अपने वापस आए, तो मैंने इस पे एक पॉइंट इधर मार्क करा ए, और एक पॉइंट यहां पे मार्क कर रहा हूं बी। पॉइंट ए पर जितना पोटेंशियल है, पॉइंट बी पर भी पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स possesses the same value of electric potential. So what is the potential difference between the 2 points? Obviously 0, क्योंकि जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो उनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने के कारण वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि पिछली क्लासेस में जब हम डिफाइन कर रहे थे, या ये जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो इसके अकॉर्डेंस में W कितना होगा? V इंटू क्यू नॉट। जब V या पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा? 0। दैट मीन्स हमें अपने किसी भी चार्ज को A से B तक मूव कराने में कोई वर्क डन नहीं करना होगा। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस। क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है? कि वर्क डन क्या होता है? 0 ऑन द सेम सरफेस। लेट्स ट्राई टू राइट द स्टेटमेंट। The work done in moving any charge between any two points on an equipotential surface is always 0। ये हमारी सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई। वर्क डन इन मूविंग any charge between any 2 points on an equipotential surface is always 0। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
जितने भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं, इंजीनियर साइंटिस्ट कोशिश करते हैं कि उसमें यदि किसी चार्ज का मूवमेंट हो रहा है तो मूवमेंट इस तरीके के पाथ पे करें कि वो पाथ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाए। जब पाथ इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा तो सिस्टम के लिए साइंटिस्ट इंजीनियर्स को कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करवानी पड़ेगी, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो दैट मीन्स हम कम एनर्जी में वहां पर ज्यादा काम कर लेंगे। ये इसकी टॉप मोस्ट प्रॉपर्टी कहलाती है। फिर एक बार इसको रिकॉल करवाऊंगा आपको। The work done in moving any charge between any 2 points on an equipotential surface is always 0। ध्यान देना, ऑन एन आ रहा है, एक पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात हम कर रहे हैं। लेकिन जैसा इस डायग्राम में देख रहे थे, यदि पॉइंट ए बी यहां की जगह एक पॉइंट इस वाले पे हो S1 पे और दूसरा पॉइंट S2 पे हो तो वर्क डन होगा। वन पॉइंट इज ऑन S1, ये अंदर वाली सरफेस S1 है, बाहर वाली सरफेस S2 है। तो इफ वी वांट टू मूव ए चार्ज बिटवीन S1 एंड S2 देन देयर विल बी ए फाइनाइट वर्क डन। इस केस में वर्क डन 0 नहीं होगा। इसको लिखते हैं जरा। देयर इज ऑलवेज सम वर्क need to be done when a charge has to move between two equipotential surfaces। और वो वर्क डन कितना होगा? W इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। यदि मैं क्यू नॉट चार्ज को मूव करा रहा हूं तो, और डेल्टा वी क्या होगा? तो इस पुराने सिस्टम के अकॉर्डेंस में ध्यान देना, ये जो ऊपर डायग्राम आ रहा है मैं उसके अकॉर्डेंस में कहूंगा तो क्यू नॉट मेरा क्या हो जाएगा? एक यहां पॉइंट ले लूं, ये ए था, यहां पे पॉइंट ले रहा हूं मैं सी। ए और सी के बीच में मूव कराना है तो वीसी माइनस वीए हो जाएगा। तो क्यू नॉट, और पॉइंट चार्ज के केस में हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, 1/4πε0 क्यू बाय R2 माइनस 1/4πε0 क्यू बाय R1। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। नाउ वर्क डन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अभी इस सिचुएशन में हम अंदर से ए से सी की तरफ जा रहे हैं। ए हाई पोटेंशियल का पॉइंट है क्योंकि इसकी रेडियस कम है। इस फॉर्मूले में देखिएगा आपको कि जब रेडियस कम होगी तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हाई से लो पोटेंशियल जाएंगे तो वर्क हमें मिलेगा, सिस्टम अपने आप काम करेगा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन। और जब हम सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तो वर्क डन पॉजिटिव कहलाता है। ये क्लास 11th में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो दैट मीन जब सी से ए या बी की तरफ जाएंगे तो वर्क हमें करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव वर्क डन। जब इनर स्फीयर से बाहर स्फेरिकल शेल की तरफ जाएंगे हम, जैसा कि पिछले सिचुएशन में दिखाया ए टू सी, तो इसको कहेंगे हम नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि सिस्टम ने खुद वर्क करा है, चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की हो रहा है। ये दो प्रॉपर्टी हमारी इसकी खास हो गई।
नाउ लेट्स सी वन मोर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह की प्रॉपर्टी है। टू इक्विपोटेंशियल surfaces cannot cross each other in any situation। दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। इसका मीनिंग क्या हुआ? जरा गौर से हम पिछले वाले डायग्राम को देखते हैं, इस वाले डायग्राम को। इस डायग्राम में कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कहीं भी टच या क्रॉस नहीं कर रहे। आप इस तरफ देखें या आप इस तरफ ऑब्जर्व करें तो एट नो पॉइंट दे आर टचिंग ईच अदर। ये मैंने पहले ध्यान रखा था, उस समय हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि प्रॉपर्टी पे डिस्कस करना है आखिर इस पॉइंट का मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग्स में आपको फर्दर समझाने की कोशिश करूं, हमने कहा S1 और S2 का पोटेंशियल अलग अलग होगा। यदि ये कहीं पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती तो उस पॉइंट पर दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता? सेम। एक डायग्राम से देखें, ये एक चार्ज है मेरा प्लस क्यू, इसकी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है। यदि कोई दूसरी इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी भी दूसरे चार्ज के थ्रू मैं निकालूं क्यू डैश, वो भी इसको यदि क्रॉस करेगी, उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस भी, तो इन दोनों पॉइंट पे जो टच के आ रहे हैं क्यू और क्यू डैश के, इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा सेम। तो दो अलग अलग चार्जेस हों या एक ही चार्ज की, इसी चार्ज की एक दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे भी नहीं जा सकती। ये भी डायग्राम गलत है एंड दिस डायग्राम इज आल्सो रॉन्ग। तो इन दोनों ही सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। लेट्स से ये सरफेस S1 है, ये सरफेस S2 है। S1 के हर पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है, S2 के हर पॉइंट पे पोटेंशियल V2 है। तो इस पॉइंट पर पहले वाली सरफेस के हिसाब से पोटेंशियल V1 होना चाहिए और सेकंड वाली सरफेस के हिसाब से पोटेंशियल V2 होना चाहिए। तो यहां पर पोटेंशियल हो जाएगा V1 इक्वल टू V2। तो जब पोटेंशियल यहां पर सेम हो गया, अब सरफेस के हिसाब से भी यहाँ S1 है तो इसके हर पॉइंट पे S2 होना चाहिए, क्योंकि जो ये क्रॉस सेक्शनल पॉइंट पे जितना पोटेंशियल है उतना ही पॉइंट पोटेंशियल यहां पर होगा। सो दैट मीन्स S1 के हर पॉइंट पे पोटेंशियल V2 के इक्वल है। इन द सेम मैनर S2 के हर पॉइंट पे पोटेंशियल V1 के इक्वल है, क्योंकि V1 इक्वल टू V2 है। So therefore we can say कि दो सरफेसेस अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि V1 इक्वल टू V2 होने पर दोनों सरफेसेस ओवरलैप कर जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी, एक साथ रहेंगी। ये हमारा सिनेरियो डेवलप हो जाता है। आई होप ये बातें क्लियर होंगी। बेटा बात समझ में आई है? क्या होगा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस? ठीक है बेटा। अब मैं जरा इस चीज पे थोड़ा सा आगे की ओर ले चलता हूं आपको, कि थ्योरी काफी हो गई, एक दो न्यूमेरिकल के कंसेप्ट को यहां पे और डिस्कस कर लें, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फिजिक्स में। बेटा पोटेंशियल का जो हमने सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं अब तक जो टॉपिक पढ़ा वो पॉइंट चार्ज का है, उसके बेसिस पर देखेंगे और कुछ अदर आइटम्स इसमें मैं अभी इंक्लूड करूंगा एज द सिलेबस प्रोग्रेसेस। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, कैलकुलेट पोटेंशियल
at the center of a square of side 10 centimeter at vertices of which charges plus 5 microcoulomb minus 1 microcoulomb plus 2 microcoulomb and plus 3 microcoulomb respectively are situated। अब बेटा क्वेश्चन क्या है, जरा गौर से समझते हैं कि हमें ये 4 चार्जेस दे रखे हैं, +5 -1 +2 +3। ये क्या है, किसी स्क्वायर के वर्टिसेस पे प्लेस्ड है, स्क्वायर के वर्टिसेस पे प्लेस्ड हैं। हमें सेंटर ऑफ स्क्वायर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। नाउ सॉल्यूशन। बेटा हमेशा आपसे जैसे कहा है, क्लासेस में हम डिस्कस करते रहते हैं कि फिजिक्स में जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वी मस्ट हैव टू मेक ए डायग्राम। तो पहले इस चीज का डायग्राम फॉर्म करते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। इन दैट सिचुएशन हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या हुआ। तो ये एक स्क्वायर ले लिया हमने, ए बी सी डी। इन चार्जेस को मैं नाम दे दूं Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो Q1 था मेरा 5 माइक्रोकूलम पॉजिटिव का, Q2 है माइनस का 1 माइक्रोकूलम, Q3 अगेन पॉजिटिव ऑफ वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, Q4 इज आल्सो पॉजिटिव ऑफ 3 माइक्रोकूलम। तो ये चार्जेस मेरे यहां पर प्लेस्ड हो गए। ये Q1 हो गया, Q2, Q3, Q4। इसकी जो साइड है वो A है एंड द वैल्यू ऑफ A इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ये आपको लिखा दिखाई पड़ रहा होगा। 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 टू द पावर -1 मीटर। हमसे कहा गया है जी इसके सेंटर पे यहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो जरा इसी क्लास की सबसे बिगिनिंग में जो मैंने आपसे बात कही थी, मैं वहां पर आपको वापस ले चल रहा हूं। एक वर्ड हमने यहां पर यूज किया था स्केलर, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका फर्क क्या आ जाएगा कि स्केलर है तो यहां पर हमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करना। जब उसके कारण डायरेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे तो हम उसको डायरेक्टली कैलकुलेट करके स्केलरली ऐड कर लेंगे। तो इस कैलकुलेशन के लिए बढ़े तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस जो आर होगा हमारा, वो ये वाला डिस्टेंस आर होगा हर एक केस में, ओ पॉइंट से ए बी सी डी का रेस्पेक्टिव। तो सबसे पहले इस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करें। तो फ्रॉम डायग्राम OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, ये चारों इक्वल होंगे सेंटर से वर्टेक्सेस के डिस्टेंसेस। ये भी A है, ये भी A है, तो AC का हाफ हो जाएगा ये, और AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √A² प्लस A²। दैट मीन्स A√2/2।
या इसे a/√2 भी हम कह सकते हैं। तो नाउ हम हर एक का पोटेंशियल लिख देते हैं और उनको ऐड कर देते हैं। नाउ नेट पोटेंशियल एट सेंटर O V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। इन सब की वैल्यू लिख दीजिए 1/4πε0 Q1 अपॉन, इस सबको मैं R ही कह दूं, बार बार लिखने से बच जाऊंगा, प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन R, 1/4πε0 Q3 अपॉन R, प्लस 1/4πε0 Q4 अपॉन R। इनमें से 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, R भी अलग हो जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। नाउ पुट दी वैल्यूज। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, R की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी a/√2, यानी कि 10⁻⁻1 अपॉन √2 मीटर। तो ये √2 ऊपर आ जाएगा और 10⁻⁻1 नीचे रह जाएगी। यहां पर चारों चार्जेस की वैल्यू लिखनी है हमें। तो चार्जेस कितने थे हमारे? 5 - 1 2 3, 5 - 1 2 और 3। लेकिन ये माइक्रो कूलम में थे तो इनकी पावर 10 में आएगा, 10⁻⁻6, उसको हमने कॉमन करके लिख दिया। अब जरा एक चीज और ध्यान देखना है, यहाँ पे सारे चार्जेस पॉजिटिव में लिखे थे, यहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव में लिखी है। तो चार्जेस को हम सिर्फ प्लस के साथ लिखते हैं, जब वैल्यू पुट करनी होती है तब उसका प्लस या माइनस रख देते हैं इन केस ऑफ पोटेंशियल या वर्क डन या एनर्जी, स्केलर क्वांटिटीज के